हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक नंबर 4 यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 4 यानी कि सर्विस सेक्टर का इंट्रोडक्शन और जो यूनिट नंबर 10 है उसका इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही कंप्लीट करते आ रहे हो। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर के नेचर एंड स्कोप के बारे में, जहां पे हम अलग अलग फीचर्स को भी स्टडी करेंगे सर्विस सेक्टर के। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 से व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम सर्विस सेक्टर के बारे में समझते हैं कि सर्विस सेक्टर में हम कभी भी किसी भी गुड्स के डायरेक्ट प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, वहां पे तो हम डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे हम अनाज के प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग को समझते हैं। इसके अलावा माइनिंग वगैरह जो है वहां पे बड़े लेवल पे होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जो हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है ना, वो इन दोनों सेक्टर्स को एक तो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है सर्विस सेक्टर पे सर्विसेज को लेके। और ऐसे ही अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो सर्विस सेक्टर इंडिविजुअल्स को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, साथ साथ जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब ये जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्विस सेक्टर जो है वो इसलिए इतना ब्रॉड होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये तो होगा हमारा एक बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के लिए और सेकेंडरी सेक्टर के लिए, उसके लिए भी वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन है या फिर जो नॉर्मल एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर है, ये सब जो है ना वो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है। किनके लिए? प्राइमरी सेक्टर के लिए और सेकेंडरी सेक्टर के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि लेबर चाहिए, वो भी एजुकेटेड लेबर, स्किल लेबर चाहिए प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी को भी, तो उन्हें कहां से मिलेगा? सर्विस सेक्टर से। क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज के जरिए, अपनी एजुकेशन के जरिए, स्किल्स के जरिए, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को, एक ह्यूमन रिसोर्स को एक ऐसा रिसोर्स बना रही है जो प्राइमरी सेक्टर के लिए भी अच्छा है और सेकेंडरी के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से जो सर्विस सेक्टर है वो एक ओवरऑल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं GDP को भी समझेंगे हम, तो GDP में जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूंगा, कुछ डिकेड्स पहले की बात करूंगा, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा रोल किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का, ऑलमोस्ट 55% के अराउंड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हुई। आज GDP में सबसे बड़ा रोल किसका है? सर्विस सेक्टर का। सेम ऐसे ही अब एग्रीकल्चर का जो है GDP में रोल है वो कितना है? मेरे हिसाब से आप ये मान लो 16%, 18% ऐसे, और जो सर्विस सेक्टर का रोल है वो है 55%, 54% ऐसे। यानी कि एक तरह से एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंसी थी हमारी इकोनॉमी की वो खत्म कर दी किसने? सर्विस सेक्टर ने। अब सर्विस सेक्टर लोगों को जॉब क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, GDP में रोल प्ले कर रहा है। और यही नहीं, सर्विसेज को जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब से कम्युनिकेशन जो है वो इतना इजी हो गया है कि हम जो है कहीं पे बैठे इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर को कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है एक फॉरेन कंट्री के अंदर, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई पंडित ही है, ठीक है, उसे पूजा करवानी है तो वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी पूजा करा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। यानी कि हम जो है वो किसी भी जगह बैठे किसी भी दूसरे पर्सन के लिए जो कहीं पे भी है इस वर्ल्ड में, उसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जनरली जो फ्रीलांसर्स हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके बारे में? सर्विस सेक्टर के बारे में। तो ये हमने देखा। तो अब देखते हैं कंसेप्ट एंड स्कोप। तो मैंने आपको दिखाया कि जो कंसेप्ट क्या था सर्विस सेक्टर का और जो स्कोप है वो कितना
ग्रोथ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन किसका, सर्विस सेक्टर का, कि उसने एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जीडीपी के अंदर। तो सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इज मेड अप ऑफ एंटिटीज दैट अर्न देयर रेवेन्यू थ्रू सेलिंग प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग सर्विसेज। यहाँ पे हम या तो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या फिर सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी प्रोडक्ट सेल नहीं किए जाते, प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, और सबसे मेन काम क्या होता है, सर्विस ऑफर करना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। इट कंप्राइजेज रिटेल, इसके अंदर क्या आता है, रिटेल भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, एटसेट्रा। क्रूशियली नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सर्विस सेक्टर का। क्योंकि जो भी ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, फिर कैपिटल फॉर्मेशन है, वो सब काम किसका है, सर्विस सेक्टर का। क्योंकि मान लेते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को लेबर चाहिए काम करवाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वो लेबर कहाँ से आएगी, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करेगी। क्योंकि सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है कि लोगों को अपस्किल करना, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना, जिसके जरिए लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आसानी से काम कर पाएंगे। इट इंक्लूड्स सर्विसेज ऑफ सेक्टर एंगेज इन टास्क ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन बीइंग्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है कि जो भी सर्विसेज हैं सेक्टर्स की, कि यहाँ पे हम जो है ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमन एसेट बनाते हैं, ताकि बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा पाए। तो ये काम भी किसका है, सर्विस सेक्टर का। तो सेक्टर इज लार्जली नॉन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ध्यान रखना, सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं क्या है, नॉन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यहाँ पे हम कमोडिटी प्रोड्यूस करने की बात नहीं करते, डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जहां पे प्राइमरी सेक्टर का काम क्या था, प्रोडक्शन करना, सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या था, प्रोडक्शन करना। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो डायरेक्टली कोई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करता, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर भी चुके थे प्रीवियस वीडियो में भी, कि यहाँ पे हम जो इनटेंजिबल गुड्स है ना, उसको सेल करने की बात करते हैं। यानी कि ऐसे गुड्स, ठीक है, जो कोई फिजिकल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वही चीज है यहाँ पे। इसका अगला पॉइंट क्या आता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि सर्विस सेक्टर से हमें जो भी सर्विस मिलती है उसको हम कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज काफी जरूरी है, जरूर ध्यान से इसको क्या करोगे आप, याद रखोगे कि एक इंपॉर्टेंट फीचर आया नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक पर्सन को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। क्या दोनों आपस में सर्विस को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्विसेज पर्सन को चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे वो उसे बैंकिंग सेक्टर से मिलती है, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो उसे वहां से मिलती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये ट्रांसफर हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हम सब लोग डॉक्टरों के पास आते हैं अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। क्या सबके लिए कॉमन सॉल्यूशन होता है कि हम ट्रांसफर कर दें? बिल्कुल नहीं। सबकी बीमारी भी अलग अलग होती है, सबके इलाज भी अलग अलग होते हैं, और अकॉर्डिंग टू इलाज हमसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये डॉक्टर जो है ज्यादातर चीजों का इलाज जानता है, ज्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जानता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि सर्विस सेक्टर में हम जो भी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं ये हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है, विच मींस द सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड आइदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि या तो हम वो सर्विस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना रहे हैं या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफर क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। अ बैंक ऑपरेट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ पर्संस बट सर्विस प्रोवाइड फॉर ईच इंडिविजुअल इज एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। ध्यान रखना, एक बैंक जो है वो ऑपरेट करता है बहुत सारे लोगों को मिला के, बट जो सर्विस प्रोवाइड होती है हर एक इंडिविजुअल को इज एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। यानी कि हो सकता है कि किसी एक पर्सन को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है दूसरे के लिए वो वर्थ इट ना हो, और दूसरे को जो मिल रही है वो पहले के लिए वर्थ इट ना हो। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर करना और मुश्किल से समझते हैं, क्योंकि हर एक को अलग अलग लेवल की सर्विस मिल रही है अकॉर्डिंग टू डिमांड। Hence, services rendered for each individual is a customized service. तो हर एक इंडिविजुअल को सर्विस मिल रही है, क्या है, कस्टमाइज्ड सर्विस मिल रही है, which cannot be transferred by the recipient to any other person. जिसको कोई भी रेसिपिएंट, कोई भी पर्सन जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा किसी दूसरे पर्सन को, क्योंकि सबके लिए सर्विस का मतलब अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरह की सर्विसेज चाहिए होती हैं, अलग अलग सर्विस की डिमांड करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सर्विस है उसको हम
ट्रांसफर नहीं कर पाते। यानी कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विसेज के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कैन बी सीन इन अदर सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। हम हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी देखते हैं। क्योंकि मान लो आज मैंने आपके सामने कोई वीडियो बनाई, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है, अब ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है कि जो देखेगा उसको क्या मिलेगी, इस चीज का नॉलेज मिलेगी, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में आप बोलो कि भैया हम इस वीडियो को शेयर करके ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं ट्रांसफर नहीं कर रहे। फ्यूचर में जिसको भी मैं समझाऊंगा वो अपने एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को क्या करेगा, पिक करेगा। अगर उसकी जरूरत होगी उस चीज को लेके तो वो उस चीज को समझेगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं समझेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम एजुकेशन की बात भी करते हैं तो हमेशा सेम तरीके से कोई ये नहीं होता कि समझाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं कल को इसी सीरीज को अपडेट करता हूं तो मैं नए एग्जांपल्स लेके आऊंगा, नया तरीका लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने भी रेट तो नहीं रखा बिल्कुल ही कि मुझे इस तरीके से ही समझाना है, इस तरीके से ही पढ़ाना है, ठीक है। तरीके अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इवॉल्व होते रहते हैं और हर बार हम सेम एग्जांपल देना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि हेल्थ और एजुकेशन को लेके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी वो बनी रहती है। अब हेल्थ को लेके मैंने बात की थी कि डॉक्टर जो है वो हर एक अलग अलग प्रॉब्लम को लेके अलग अलग सॉल्यूशंस बताते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हेल्थ को लेके जो भी दिक्कत आएंगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या मिलेंगे, डॉक्टर की तरफ से इलाज मिलेंगे। One cannot transfer the benefits of health and education acquired by an individual to others। यानी कि एक पर्सन जिसने बेनिफिट्स गेन किए हैं किसके, हेल्थ को लेके और एजुकेशन को लेके, वो कभी भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। acquired by an individual others as they need to be acquired by each individual independently, क्योंकि वो हर एक पर्सन को इंडिपेंडेंटली एक्वायर करने पड़ेंगे। मतलब अगर किसी एक पर्सन को इलाज चाहिए तो उसे इंडिपेंडेंटली डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई तबीयत मेरी खराब है तू मेरी जगह चला जा, तू इलाज करवा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको वो सर्विसेज चाहिए, उसे खुद जाके वो सर्विसेज गेन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक तरह से नॉन ट्रांसफरेबल। तो हर एक पर्सन को इंडिपेंडेंटली, जैसे आपने मान लो कि वीडियो है, अब आप बोलते हो कि एजुकेशन के बारे में थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो मैंने वीडियो बनाई, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन क्या ये थोड़ी ना कि भाई अगर आपने वीडियो देखी तो सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जिसे नहीं देखी उसको नॉलेज नहीं मिलेगी, वो एग्जाम में कुछ कर ही नहीं पाएगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो तब भी नॉलेज गेन इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ेगा किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को। ऐसे ही जब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो हर एक पर्सन को जिसको जो प्रॉब्लम है उसको इंडिपेंडेंटली अपना इलाज कराना पड़ता है। इसके बाद इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, इंप्लीकेशन ऑफ फीचर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सर्विस सेक्टर इज हेटेरोजेनिटी, कि सबको अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा प्रॉब्लम वैसी सर्विस। अब किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, वो उस तरह के कंटेंट को देखेगा, उस तरह की वीडियोस को देखेगा। किसी एक पर्सन को कोई दूसरी बीमारी होगी, वो उस तरह का इलाज ढूंढेगा। यानी कि जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, जैसी सर्विसेज चाहिए हम उसी की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हेटेरोजेनिटी देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक पर्सन को सिमिलर तरह की सर्विसेज नहीं चाहिए होती है, सेम तरह की सर्विस नहीं चाहिए होती है, अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्हें अलग तरह की सर्विसेज गेन करनी पड़ती है। इसका अगला पॉइंट क्या आता है, सर्विस सेक्टर इज नो स्टोरेबिलिटी। यहां पे हम स्टोर नहीं करते चीजों को, बिल्कुल सही बात है, आप सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। हम सर्विसेज गेन करते हैं, अगेन जब हमें सर्विस चाहिए होती है हमें दोबारा पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो हम टिकट बुक करते हैं अपना, ठीक है, टिकट लेते हैं, वहां पे हमने मूवी देखने गए, तो भी थोड़ा ना कि बार बार मूवी देखने जा पाओगे उस मूवी को, आपने सर्विस गेन कर ली, उस टाइम पे आपने सर्विस का प्राइस पे कर दिया। जब आपको अगेन दोबारा मूवी देखने का मन करेगा आपको दोबारा प्राइस पे करना पड़ेगा, ऐसे ही दोबारा देना पड़ेगा दोबारा। सेम ऐसे डॉक्टर के साथ होता है, आप एक बार डॉक्टर के पास गए, अपने ये तो नहीं बोलना कि मैंने एक बार फीस दे दी और मैं दोबारा फीस नहीं दूंगा। आप जब तक वो सर्विस गेन करते रहोगे आपको तब तक वो पैसे पे करने पड़ेंगे। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नो स्टोरेबिलिटी, यानी कि आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो दिस मींस दीज सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। हम फ्यूचर यूज के लिए सर्विस को बचा नहीं सकते कि भाई मैंने एक चीज गेन कर ली है, एक सर्विस खरीद ली, इसको फ्यूचर यूज के लिए बचा लूंगा। क्योंकि जनरली हर एक सर्विस जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। जब आप कहीं पे वाईफाई का रिचार्ज करवाते हो, ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज करते हो, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। आपने रिचार्ज करवाया, आपने उसके लिए पैसे पे किए, आप उस चाहे नेट को यूज करो चाहे मत करो, आप फोन कॉल करो चाहे मत करो, आपका वो पैकेज क्या हुआ, खत्म होगा। इसलिए हम जो है सर्विसेज को फ्यूचर यूज के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर नीड्स। जनरली हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, यहाँ पे जो गुड्स बनाए जाते हैं उनको हम फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग स्टॉक में अपने पास रख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ी तब हम उस स्टॉक को
रिलीज करेंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होता, सर्विस सेक्टर में सर्विसेज कभी भी स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, तो इसलिए मैं क्या बोलते हैं, नॉन स्टोरेबिलिटी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इसमें फिलहाल में क्या हुआ, वो जो डेवलपमेंट हुई इज अ बूस्ट टू द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ सर्विस, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिली, किसके अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर। यानी कि अब जो सर्विस सेक्टर है वो और ग्रोथ लेवल पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इनका क्या है, कम्युनिकेशन करना। अब एक डॉक्टर जो है यहाँ बैठे बैठे फॉरेन कंट्री के अंदर लोकलाइज कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि भाई अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से सॉल्व उसे करना चाहिए। ऐसे एक टीचर अब कहीं पे भी बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी तो एक जगह पे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो भाई सेम चीज यहाँ पे है कि जब से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है तब से सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, और ज्यादा बढ़ गया है। एज सर्विसेज कैन नाउ बी प्रोवाइडेड टू पीपल लोकेटेड इन डिस्टेंट लोकेशंस, यानी कि अगर लोग अगर बहुत दूर भी मौजूद हैं तो हम उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। द सर्विसेज सेक्टर कैन दस एक्सटेंड टू इट्स सर्विसेज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि अब सर्विस सेक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है, नेशनल बाउंड्रीज के बाहर भी हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से। ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक डॉक्टर कहीं भी इलाज कर सकता है, एक टीचर कहीं से भी किसी को भी पढ़ा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो अगर हम सिस्टम की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पुजारी की बात कर लेते हैं, पंडित की बात कर लेते हैं, वो कहीं से भी कहीं भी पूजा करा सकते हैं, ठीक है, लाइव आके। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें और सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ईजी हो गया है। देयर इज नॉट ओनली फॉर अ ग्रोइंग मार्केट फॉर सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ ग्रोइंग मार्केट नहीं है सर्विसेज का, बट देयर इज एन इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ सर्विसेज इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, यानी जो सर्विसेज हैं वो डोमिनेंसी भी दिखा रही है धीरे धीरे। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देख रहे हैं, जैसे इंडिया की बात कर लो आपकी, इंडिया में जहां पे एक टाइम पे जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ करता था 55% के आसपास, लेकिन वो किसका हो गया है, चेंज हो गया सर्विस सेक्टर का। तो यानी कि डोमिनेंट हो गया है सर्विस सेक्टर ज्यादातर इकोनॉमीज के अंदर। इसके बाद क्या आता है, विद ग्लोबलाइजेशन। जब से हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, सर्विसेज सेक्टर हैज इमर्ज्ड विद अ डाइवर्स अप्रोच। तब से तो सर्विस सेक्टर जो है ना वो एक डाइवर्स अप्रोच के साथ आया हुआ है, विद द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग इन देयर साइज एंड ऑपरेशंस, यानी कि जहां पे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेंज कर रही है अपने साइज के हिसाब से और ऑपरेशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा एक कंसेप्ट कि जो सर्विस सेक्टर है उसका नेचर कैसा है और स्कोप किस लेवल पे ग्रो कर चुका है पिछले पास्ट कुछ डिकेड्स में। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट में आए हैं। बाकी लेकिन मैं आपको ये बात और बोलूंगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ अच्छी सी बातें करी सर्विस सेक्टर के बारे में, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई सर्विस सेक्टर के अंदर वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ कोजेस भी थे, ठीक है। उन सबको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर कि ऐसे कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इमर्जिंग सर्विस सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। उनको हम कैसे कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए ताकि सर्विस सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट किया जाए, उन सब के बारे में बात करेंगे आने वाले कंसेप्ट में। पिछले कुछ वीडियो में से पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए सर्विस सेक्टर के बारे में। उम्मीद है आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच जाए, कोई भी डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।